गवर्नमेंट जॉब वैसी नहीं रही हैं कि आपको 2 महीने 3 महीने पढ़ के सिलेक्शन मिल जाएगा। ये सब कही सुनी बातें हैं। आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं सिर्फ। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो प्लीज़, अगर आप उन टॉपर्स को सुन रहे हैं तो सुनना बंद करिए, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेटजी है। गवर्नमेंट जॉब में एक समस्या और आती है, बहुत सारे बच्चे ये चुन नहीं पाते कि मेरे लिए कौन सी गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या मैं कौन सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं। सरकारी जॉब के लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि सरकारी नौकरी के लिए ना। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी। साथियों, अगर मैं आज इस टॉक की बात करूं तो मैं बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए और किस हद तक आप करते हो और किस हद तक करनी सही है या नहीं है। इन सब चीज़ों पर बातें करेंगे और मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान क्या-क्या चीज़ें फॉलो की हैं, मैं उस बात को भी बताऊँगा। कहते हैं लोग कि भई जो है सुनते उसी को हैं जो कुछ पहले से हो। तो मैं पहले बता देता हूँ कि मैं खुद एक एमईए से मतलब मैंने रिज़ाइन दिया है अभी दिसंबर 2023 में। वो करीब मैंने 10 साल इस जॉब को किया है और एसएससी सीजीएल 2012 के थ्रू मेरी ये जॉब लगी थी। लेकिन इससे पहले 2009 में मेरी एज 18 ईयर्स हुई थी और 2012 में मैंने एसएससी सीजीएल वाली जॉब जॉइन की। तो इन 3 सालों में मैंने 10 गवर्नमेंट जॉब ली थी और ये मेरी 10वीं जॉब थी। उससे पहले मैं दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सभी जगह मैं सेलेक्ट हुआ था। एसएससी का भी मेरा सीजीएल 2012 ये सेकंड अटेम्प्ट था। उससे पहले 2011 में मैं ऑडिटर चंडीगढ़ के लिए भी सेलेक्ट हुआ। मैं एसएससी एफसीआई में भी सेलेक्ट हुआ, जो पहले एफसीआई अलग एग्ज़ाम कराता था एसएससी के थ्रू ही। अब तो वो पूरा एफसीआई अलग ही अपना एग्ज़ाम कराता है, पहले एसएससी के थ्रू ही था। तो वो भी मैं जो है यूपी में मेरा सिलेक्शन हुआ था लखनऊ के लिए, तो वहाँ भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। हालाँकि मैं गाँव की पृष्ठभूमि से आता हूँ, फिर मैंने ये ज्वाइन क्यों नहीं किए थे? ऐसा नहीं है मैंने ज्वाइन नहीं किए थे। 2009 में जब मैं पहली बार कांस्टेबल बना, कांस्टेबल के लिए चयनित हुआ, 18 साल एज होते ही, 18 साल 1 महीना 2 महीना मेरी एज रही होगी। और मैं जब फिजिकल देने गया था तो वहाँ भी मेरे को अभी भी याद है कि उस फिजिकल को जब मैं देने गया तो बड़ा छोटा लगता था। अब तो आपको लगता है मैं एज से बड़ा कि मेरे बाल उड़ गए हैं। तो वैसे मैं एज अभी 34 साल ही है, 91 से 2024 33 साल ही है, साढ़े 33 साल। तो वहाँ मेरे को एक पुलिस वाले ने बोला था कि भाई ये बच्चा कहाँ से आ गया है, ये फिजिकल के लिए, क्या आपकी उम्र 18 साल हो गई है? जब उन्होंने मेरे को ये बात बोली तो मेरे साथी भी था उस टाइम पे, उन्होंने बोला कि ये उम्र से थोड़ा-सा जो है इसकी उम्र बहुत है, लगता ही कम है देखने में। तो वो ऐसे बातें चीज़ें चली। तो वो एक मज़ाक के तौर पे था। बट मैं 18 इयर्स का था और वो मैंने फिजिकल भी क्लियर किया और फिर मैंने वो जॉब लगी। तो फिर मैं वहाँ पर मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं आईसाइट मेरी वीक, मेरी पहली बार मेरे को तब पता चला 2009 में जब मैं मेडिकल के लिए गया, तो उन्होंने मेरी 6/9 लिख दी थी दोनों आइज़ की। वैसे 6/6 उस टाइम पे चाहिए होती थी, आज तो 6/12 भी चल जाती है दिल्ली पुलिस में। 6/9 लिख दी, तो मैं बहुत ही निराश हुआ। आईसाइट मेरी, आई विज़न मेरा इतना कम बता दिया या मैं बहुत किनारे पे रह गया। मैंने बहुत कोशिश की जी, मेडिकल में ये सुनते हैं थोड़ा-सा चल जाता है। मैंने बहुत कोशिश की कि सर ले लीजिए, मैं बहुत गाँव की पृष्ठभूमि से आता हूँ, प्लीज़ मेरा सिलेक्शन कर लीजिए, मेरा रह जाएगा, मेरे अरमान सारे टूट जाएँगे। पर उन्होंने नहीं सुनी उस टाइम पे और लेसिक उन्होंने बोला था कि लेसिक वगैरह होती है वो करा लीजिए, उससे हो जाएगा। पर उतना 25-30 हज़ार रुपए की उस टाइम पे होती थी। तो मैंने उस आइडिया को भी दिमाग से निकाल दिया, यार 25-30 हज़ार रुपए मैं इसमें खर्च करूँगा और फिर वो थोड़ा-सा ऑपरेशन टाइप ही है, उससे अच्छा तो मैं चश्मे लगा लूँगा। बट उसमें टाइम भी बहुत कम दे रहे थे, अगर मैं सोच भी पाता था, 1-2 दिन ही है आपके पास। तो फिर मैं वो सोचते-सोचते निकल गया। मैंने आके पापा को बताया कि ऐसे-ऐसे बात है और ऐसे-ऐसे कह रहे हैं। और बाकी तब तक मैं एसएससी के एग्ज़ाम भी मैंने जो है 1-2 10+2 वगैरह दे दिए थे। तो पापा ने भी मेरे को बोला, देखो अब बाकी किसी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, सिविल वाली, ये वर्दी वाली है, बाकी सिविल वाली जॉब में किसी में भी जाओगे गवर्नमेंट जॉब में, तो थोड़ा ना मतलब बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी वहाँ। ये फिजिकल वाली जॉब है, यहाँ कॉम्पिटिशन कम होता है, ये आराम से मिल जाती है। तो उन्होंने मेरे को ये बोला, फिर अब तू देख ले, तेरे ऊपर है ये डिसीज़न, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता ज़्यादा, कि भाई तुझे देना है तो ये 25-30 हज़ार रुपए अपने लेसिक करा ले, और मैं करा ले। फिर मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं ये नहीं कराऊँगा लेसिक और मैं चश्मे लगा लूँगा आज से। तो वहाँ पर मैंने वो ड्रॉप कर दिया। वो चांस मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो डिसीज़न लेना, लेकिन वो लिया मैंने डिसीज़न। फिर उसके बाद ही हेड कांस्टेबल वगैरह में या और भी बहुत सारी जगह मेरे सिलेक्शन धीरे-धीरे होने लग गए। और बाकी जगह फिर मैंने जॉइन क्यों नहीं किया? वो इसलिए कि जैसे ही मेरा इसमें होता, तो मेरा दूसरी में हो जाता। तो फिर मैं दूसरी से होता तो तीसरी में हो जाता, क्योंकि 3 ही साल के अंदर अगर 10 सिलेक्शन हो तो फिर वो बहुत आगे पीछे होते हैं।
और सिलेक्शन मतलब ज्वाइन करने के लिए आपके पास 3-4 महीने होते हैं, तो कुछ और अच्छी में होता रहा, कुछ और अच्छी में होता रहा, तो ऐसे फिर मैं उसको मतलब स्किप करता रहा कि ठीक है और अच्छी में चले जाएंगे, वो वाली आ रही है इसमें नहीं जाते उसमें जाएंगे, तो इतने फिर दूसरी वाली आ जाती, क्योंकि एग्जाम में लगातार दे रहा था। तो वहाँ पर 2011 वाली और एफसीआई वाली यानी जो सीजीएल की थी, उन दोनों में मैंने ज्वाइन करने का पूरा मन बना लिया था कि यार 2011 में जो ये ऑडिटर वाली है इसको ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले 2012 वाली का भी सब कुछ हो चुका था और ये पता चल चुका था, उस टाइम पे इंटरव्यू वगैरह होते थे एसएससी सीजीएल में, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो उस टाइम पे पता चल चुका था इंटरव्यू देते ही कि मेरा यहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैंने उसको भी स्किप कर दिया जो मेरा ऑडिटर चंडीगढ़ हुआ था। और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट भी उस टाइम पे साथ साथ आया था 2012 वाली का, तो मैंने उसको भी स्किप कर दिया था, क्योंकि अब तो मेरे का एमईए मिल चुकी थी, क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका था। 4600 ग्रेड पे है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर 4200 ग्रेड पे होती थी, तो मैंने इसी को चुना और फाइनली इसी में ज्वाइन किया। तो मैंने ज्वाइन एक किया, सिलेक्शन बहुत जगह हुए। देखिए वो डिसीजन था मेरा कि मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन नहीं किया, उस वजह से मैं तैयारी करता रहा और मैं सिलेक्शन मेरे होते रहे। तो बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि एक ही भर्ती में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर अब तो हमारा जीवन ही खत्म हो गया। प्लीज ऐसे मत करिए, ऐसे मत सोचिए। आप अगर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं तो आपको सिलेक्शंस लगातार मिलते रहेंगे। और सरकारी जॉब के लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए ना आपको 4 ही सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश। अगर आप स्टेट की जॉब चाहते हैं तो इंग्लिश को हटा दीजिए, कहीं हिंदी होती है, कहीं कुछ और होता है, इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं पड़ता। जिन्होंने देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई मैं उस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसकी कर रहा हूँ, मैं उसकी कर रहा हूँ। आप कभी भर्ती के पीछे मत भागिए, आप सब्जेक्ट के पीछे भागिए, आप सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, आपका हर जगह सिलेक्शन होगा। आपको 4 ही सब्जेक्ट बनाने में फिर बोल रहा हूँ, इन 4 सब्जेक्ट को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है सरकारी नौकरी लेने से रोक सके। ओपन कंपटीशन है सबके लिए। तो भाई 4 सब्जेक्ट कोई मुश्किल काम नहीं है। अब 4 सब्जेक्ट के लिए सिलेक्शन कैसे करें, मतलब कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। पहले ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन सबके दिमाग में एक चीज होती थी कि या तो अपने बहुत आसपास कोई क्षेत्रीय टीचर है, हम उसके कोचिंग सेंटर में जाएंगे, या ये होता था कि हम मुखर्जी नगर जाएंगे। ऐसा दिल्ली में ये फेमस हब थे। तो वहां पर एक सीधे दिशा थी बच्चे के पास कि मुझे वहां जाना है या यहाँ जाना है, करने वाला फिर कर जाता था। आज के टाइम में ऑफलाइन चीजें धीरे धीरे कम हो गई और ऑनलाइन ने सब कुछ रिप्लेस कर दिया। आप ऑफलाइन पे बहुत ज़्यादा बच्चे रिलायबल नहीं है और सही भी है, क्योंकि ऑफलाइन के मुकाबले ना तो आपको घर छोड़ना पड़ता, ना आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता, बहुत कुछ फ्री में अवेलेबल है। तो इसलिए बच्चे ऑनलाइन की तरफ कोरोना के टाइम से बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग हुई है। तो लेकिन ऑनलाइन में और ऑफलाइन में थोड़ा एक कन्फ्यूजन बच्चों को हमेशा बना रहता है। ऑफलाइन का जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि भैया कुछ नहीं था कि यहाँ पढ़ना है, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो क्लियर कट था दिमाग में, पर पैसे बहुत खर्च होते थे और खर्च करके भी आप सेलेक्ट हो जाओ ये गारंटी नहीं थी। ऑनलाइन में आपको बहुत कुछ, मतलब बहुत सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, फ्री में भी, पेड में भी, बहुत ज्यादा महंगी फीस में भी, बहुत सस्ती फीस में भी। चुनाव आपको करना है और यहां हम चुन नहीं पाते, यहां हम भटकते हैं, भटकाव बहुत ज्यादा है। मोबाइल से पढ़ नहीं सकते ये सोच होती थी घर वालों की, लेकिन वो भी बदल रही है। टीचर जब तक सामने ना हो पढ़ नहीं सकते, वो भी बदल रही है, क्योंकि अब मोबाइल पे ही बच्चे को ऐसा लगने लगता है, बहुत सारे कमेंट्स हमें भी आते हैं कि सर बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ रही है जैसे हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हों। आपको पर वो फीलिंग लेनी भी क्यों है यार, ऑफलाइन में तो 500 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो टीचर आपको अकेले को पढ़ा रहा है, तो आप तो उससे अच्छी फीलिंग लीजिए। 500 में आप कुछ नहीं पूछ सकते, यहाँ कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, वहां टीचर को उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, यहाँ तो आप बहुत बोलते हो। तो यहाँ तो सारी फैसिलिटी आपके पास है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें ये आपके बेहतर के लिए हैं, लेकिन यहाँ चुनाव बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ अपने सभी स्टूडेंट से कि आप चुनाव करने में समय लीजिए टीचर का, आप टीचर का रिकॉर्ड देखिए, आप उनके कमेंट्स पढ़िए शुरुआत में जब आप चुन रहे हैं मैथ मुझे किससे करना है, रिजल्ट्स देखिए क्या कर पाते हैं वो, क्या करवा पाते हैं, क्या अपने शब्दों के सच्चे हैं, बच्चों ने कुछ नेगेटिव ऐसा तो नहीं बोल रखा जो मेरे इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर में। नेगेटिव और बहुत सारे तरीके के वैसे होते हैं, बट ऐसा कुछ नेगेटिव तो नहीं है कि ये टीचर पूरा कोर्स नहीं करवाते, ये नहीं करवाते, वो चीज़ें देखिए। और फिर सबसे ज़रूरी बात, खुद पढ़ के देखिए, 2-3 क्लासेस लीजिए उनकी, और क्लासेस लेने के बाद फिर ये खुद डिसाइड कीजिए कि मुझे इन टीचर की कितनी बातें समझ में आ रही हैं। या तो आपको पूरी बातें समझ में आ रही होंगी या आपको कुछ परसेंट बातें समझ में आ रही होंगी।
तो अगर आपको पूरी आ रही है तो आप चुनाव कर लीजिए, अगर टीचर नेचर वाइज कोर्स पूरा कराने में अच्छा है तो उन्हीं से पढ़िए। और अगर आपको कुछ परसेंट बातें समझ में आ रही हैं, कुछ स्किप हो रही हैं, तो आप दूसरे टीचर की तरफ मूव कीजिए, उनसे भी पढ़ के देखिए। 3-4 टीचर से कम जो आपको नाम लगते हों या ना भी लगते हों, उनसे कोशिश कीजिए कि उनसे आपका जुड़ाव हो पा रहा है, वो आपकी समस्याओं को पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं। या ये केवल हाई लेवल स्टूडेंट्स के लिए बने हैं या मेरे जैसे मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए भी ये टीचर मुझे सिखा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, खुद डिसाइड करना पड़ेगा। बच्चों, यही चयन हम नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं कि किसी टीचर का बहुत नाम है, हम उसी के पीछे भागने लगते हैं। मेरा बहुत नाम है कि इस एग्ज़ाम के लिए ये टीचर, ये चैनल बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ कि हम अच्छे हो सकते हैं, पर आप खुद का एनालिसिस भी करिए। वो टीचर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं जिनका नाम ऐसे ही नहीं बनता, लेकिन खुद का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वो करिए। तब अगर एक बार आपने एनालिसिस करके टीचर को चुन लिया, तो फिर भटकिए मत। फिर उस टीचर पे पूरी शिद्दत से, पूरे मन से भरोसा करिए। वो जो कुछ करा रहा है सिर्फ वो पढ़िए, वो जो कुछ कह रहा है उस बातों को मानिए। फिर ये मत करिए कि वो उसने तो ये कराया था, उन टीचर ने तो ये कराया था। वो फिर सवाल जवाब नहीं, वो आपके चयन में कमी है। अगर आप उन टीचर के वहाँ दुहाई दे रहे हैं तो आप चयन फिर सही से करते। तो भाई, ऑनलाइन टीचर को चयन करते वक्त बहुत ध्यान रखना है और फिर उनको पूरी तरह से फॉलो भी करना है, तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ऑफलाइन से सिलेक्शन इसलिए भी होते थे क्योंकि वहां पर आपको एक ही टीचर से पढ़ना पड़ता था। यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसलिए आप लगातार भटकते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे को मिलते हैं जो ये कहते हैं कि सर, अभी तो यही डिसाइड नहीं कर पाए हम 3 महीने में हम इनसे ये पढ़ें या उनसे वो पढ़ें। भाई, 3 महीने हो गए, एग्जाम के लिए आपको टोटल 4 महीने मिले हैं। अब 1 महीने में आप सिलेक्शन कैसे ले लोगे? उस 1 महीने आके पहले पूछते हैं हमसे कि सर कैसे सिलेक्शन होगा, सर बताइए ना 1 महीने में क्या क्या कर लूँ? कैसे हो पाएगा? 3 महीने तो आपने बर्बाद कर दिए। और भाई, अब गवर्नमेंट जॉब वैसी नहीं रही हैं कि आपको 2 महीने 3 महीने पढ़ के सिलेक्शन मिल जाएगा। ये सब कही सुनी बातें हैं। आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं सिर्फ, इसलिए आपको लगता है कि वो 4 महीने 5 महीने बोल के निकल जाते हैं। 4 घंटे 5 घंटे पढ़े हैं हमने। भाई, वो टॉपर है, वो क्लासेस में बहुत अच्छी पढ़ के आया है, उसकी पकड़ बहुत अच्छी रही होगी सब्जेक्ट पे। हो सकता है अगर वो सच भी बोल रहा है तो 5 महीने में ले गया हो 5 घंटे पढ़ के सिलेक्शन, लेकिन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर उसको देख रहे हो तो फिर आप बहुत मीडियोकर स्टूडेंट हैं। और अगर आप टॉपर बनने वाले हैं तो आप टॉपर्स को इंटरव्यू को नहीं देखेंगे, ये तय है। तो भाई, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो प्लीज, अगर आप उन टॉपर्स को सुन रहे हैं तो सुनना बंद करिए, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेटजी है, उनके उससे तुम्हारे लिए कुछ नहीं निकलने वाला। आप अपना कुछ निकालिए। आपने जिन टीचर्स पर भरोसा जताया उनकी बातों को मानिए, ब्लाइंडली फॉलो भी कीजिए, लेकिन चुनाव अच्छा रखिए। ठीक है? फिर आपके हर एग्जाम निकलेंगे, ये तय है। और देखिए, एग्जाम निकलने के लिए टीचर का अच्छा होना बुरा होना ये कोई मैटर नहीं करता। आपको ये भी देखना है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, अब मैं बुक से कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूं, क्या अब मेरे सारे क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं? आपने टीचर से पढ़ तो लिया, आपके टीचर हो सकता है ऐसे हो कि लगातार उन्हीं चीजों को सिखा रहे हो, अपडेटेड ही ना हो कंटेंट से कि क्या अपडेट हो रहा है अब एग्जाम्स में, लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो इससे अपडेटेड ही ना हो, तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप अपडेटेड क्या हो रहा है इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने चाहिए। दूसरा, आपको ये देखना चाहिए कि जो मॉक टेस्ट करा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, उनके मॉक टेस्ट में हम क्या क्या स्कोर कर पा रहे हैं। केवल आप अगर उन टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं केवल उनका ही अगर मॉक टेस्ट करेंगे तो भी आपका नुकसान होगा, है ना, क्योंकि वो आपके अपने पढ़ाए हुए में से ही चीजें देगा। तो ये सब चीजें, आप इन सब चीज़ों को अपनाओगे तो आप सारे सब्जेक्ट्स अपने बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग कर जाओगे। लेकिन कम से कम 1 साल की तैयारी का तो टारगेट रखिए अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स हैं, और कम से कम 7-8 घंटे की अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजीज बना लीजिए, बिना रुके उसको फॉलो कीजिए। आप जरूर बहुत अच्छे एग्जाम्स निकाल रहे हो। गवर्नमेंट जॉब में एक समस्या और आती है, बहुत सारे बच्चे ये चुन नहीं पाते कि मेरे लिए कौन सी गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या मैं कौन सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं। ये डिसाइड करने में ही उसको बहुत समय लग जाता है, या वो गलत जो उसको करनी चाहिए वो उसकी ना करके दूसरी की कर रहा होता है, तो वो फिर अपना समय भी नष्ट कर रहा होता है और फाइनली वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी देखिएगा। एलिजिबिलिटी कैसे? मान लीजिए आप पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप या तो मेडिकली फिट नहीं है या फिजिकली फिट। फिजिकली फिट मतलब आपकी हाइट ही उतनी नहीं है,
तो आप फंस जाएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप जब पुलिस के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने माइंडसेट कर लिया कि भाई मेरे को पुलिस के प्रीवियस ईयर भी करने हैं, मेरे को इतनी कट ऑफ भी क्लियर करनी है, वो सब कुछ माइंडसेट। अब आप बस पुलिस से अलावा कुछ और सोच नहीं रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कत होगी। वैसे मैंने अपने पिताजी से एक बात सीखी है कि वो हमेशा 2-3 ऑप्शन लेकर के चलते थे। हालाँकि आपको बहुत सारे टॉपर ये कहते हुए मिल जाएँगे, स्पेशली सिविल सर्विसेज़ में, कि मैं तो सिर्फ़ इसी के सपने देखता था, इसलिए मैंने इसको पा लिया, सपना सिर्फ़ एक देखो। वो गलत है मेरे ख़्याल से। आपको सपना एक नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप गाँव की अगर पृष्ठभूमि से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको ऑप्शन हमेशा अपने हाथ में रखने चाहिए। और वो ऑप्शन कैसे होंगे? वो ऑप्शन ऐसे होंगे कि मैं पुलिस की भी तैयारी कर लूँ और मैं इस एग्ज़ाम पर भी फ़ोकस कर लूँ। लेकिन उसको चुनोगे कैसे? आप ये देखिए कि जो आप पुलिस की एग्ज़ाम्स में सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, अब ये सारे सब्जेक्ट्स और किस एग्ज़ाम में आ रहे हैं? तो वही सारे सब्जेक्ट्स अगर उस एग्ज़ाम में भी आ रहे हैं, तो आपको उस एग्ज़ाम पर भी फ़ोकस रखना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है किसी एग्ज़ाम में बहुत ऊपर-ऊपर से चीज़ें पूछी जाती हैं, किसी एग्ज़ाम में वो डीपली चीज़ें पूछी जाती हैं। इसलिए मैंने शुरू में एक बात ज़रूर कही थी, वो ये कही थी कि भाई आप ना एग्ज़ाम देख कर के तैयारी मत करिए, आप सब्जेक्ट देख कर के तैयारी करिए, क्योंकि उस एग्ज़ाम में भी मैथ्स आ रहा है, उस एग्ज़ाम में भी रीज़निंग आ रही है, उस एग्ज़ाम में भी जीएस आ रही है। तो प्लीज़ आप सब्जेक्ट देख कर के तैयारी करिए, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन में, चुनने में आसानी होगी अपने लिए कि भाई आप किस गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुख करें अपना। धन्यवाद।